नमस्कार साथियों, आज एक और ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं। हर बार की तरह आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी। जेएनयू में 31 साल का एक्सपीरियंस है, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते सर, जैसा कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में अलग अलग शख्सियत को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। आज इकोनॉमी पे बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग सुन रहे हैं, मेरे स्टूडेंट भी, कि आपने कहा कि जीडीपी के जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं अभी इस क्वार्टर में, वो मैनिपुलेटेड हैं, ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, मेरा कहना है कि जिस तरीके से आप जीडीपी को नापते हैं ना जी। वही गलत है। अच्छा। इसलिए फिर आंकड़े गलत हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो क्वार्टरली आंकड़े आते हैं ना, उसमें असंगठित क्षेत्र बहुत कम होता है। उसमें संगठित क्षेत्र के भी पूरे आंकड़े नहीं आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, उसका उत्पादन 45% है, जबकि संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं और उनका उत्पादन 55% है। तो ये जो 55% है, इसके भी पूरे आंकड़े नहीं आते हैं। तो चलिए मान लिया कि वो एक हो गया है ना, पर असंगठित क्षेत्र के तो सिवा कृषि के और कोई आंकड़े आते नहीं है। तो ये मान लिया जाता है कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र चल रहा है, जबकि उल्टा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, खासकर नोटबंदी के बाद से। क्योंकि नोटबंदी ने हिट किया आपके असंगठित क्षेत्र को, फिर अगले साल जीएसटी ने हिट कर दिया, फिर उसके अगले साल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस हुआ उसने हिट किया, और फिर पैंडेमिक आ गया। तो 4 बड़े झटके लगे, जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। और उसका आपको एविडेंस मिलता है जगह जगह पे, जैसे कि आपका जो ट्रेड सेक्टर है ना, जो व्यापार, तो व्यापार दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है कृषि के बाद। तो उसमें अब जो हमारा ई कॉमर्स है, जो मॉल है, वो 20, 30, 40% बढ़ रहा है। तो जो नेबरहुड स्टोर है, जहाँ पे हम जो खरीदारी करते थे, वो गिरावट पे है। और ये जो ई कॉमर्स वगैरह है, ये बहुत ही ऑटोमेटेड है, मैकेनाइज्ड है, जबकि नेबरहुड स्टोर। ई कॉमर्स में भी तो लोग काम कर ही रहे हैं ना सर, ऐसा तो नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ई कॉमर्स में बहुत कम लोग काम करेंगे, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड है। अगर आपका एक यूनिट यहाँ से वहाँ शिफ्ट करता है डिमांड का, तो यहाँ पे आपका आधा ही लोग काम करेंगे, यहाँ पे 2 लोग काम करेंगे, 2 लोग को डिस्प्लेस करके आपको आधा काम मिलेगा, है ना। तो ये कहना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, पर सिर्फ 6% लोग काम करते हैं, और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। तो जितना हमारी डिमांड उधर जाएगी, है ना, उतना असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार कम होगा, और वहाँ पे रोजगार बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ऑटोमेटेड और मैकेनाइज्ड है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े आते ही नहीं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा है। जैसे कि हमारा कृषि ले लीजिए, है ना। कृषि में कोई कहता है 8 करोड़, कोई कहता है 11 करोड़ किसान हैं, है ना। तो उनके आंकड़े इतने आसानी से नहीं मिलते। पर चलिए, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उससे आपको कुछ कृषि के बारे में कुछ आइडिया लग जाता है। लेकिन जो हमारा असंगठित क्षेत्र नॉन एग्रीकल्चर का है ना, उसके आंकड़े बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उसमें आप देखिए तो 6000 बड़ी इकाइयाँ हैं, 6 लाख छोटी और मध्यम इकाइयाँ हैं, और 6 करोड़ से ऊपर आपके माइक्रो सेक्टर है। तो जो आपका एमएसएमई सेक्टर है, उसका 97.5% रोजगार माइक्रो सेक्टर से आता है, जो 6 करोड़ है, जो 6 करोड़ से ऊपर है जो इकाइयाँ, और उनके आंकड़े आते नहीं हैं। स्मॉल के भी आंकड़े नहीं आते हैं, मीडियम के भी आंकड़े क्वार्टरली में नहीं आते हैं, और जो आपकी 6000 बड़ी इकाइयाँ हैं, उनमें से 300-400 के जो आंकड़े आते हैं। तो उसके आधार पे आप 7 करोड़ जो उसका जो अनुमान लगाते हैं। तो मेरा मानना है कि क्योंकि नोटबंदी के समय से उसमें गिरावट है, तो इसलिए जो गिरती अर्थव्यवस्था है असंगठित क्षेत्र की, उसको आप एक बढ़ती अर्थव्यवस्था से प्रॉक्सी कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन शेयर मार्केट जो अभी ग्रो कर रहा है, अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो आप उससे भी सहमत नहीं हैं? क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1500 कंपनियां एक्टिव होती हैं, 6000 भी नहीं जो बड़ी इकाइयां वो एक्टिव होती हैं। तो 1500 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट। वो कोई ये 7 करोड़ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो 6.5 करोड़ जो माइक्रो है उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जो 50 लाख आपके स्मॉल और मीडियम है उनको नहीं कर रहा रिप्रेजेंट, है ना। तो इसलिए स्टॉक मार्केट तो सिर्फ संगठित क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो संगठित क्षेत्र क्योंकि बढ़ रहा है, तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। और संगठित क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो व्यापार का सेक्टर है, उसमें ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 20-30%। अब उसको हम प्रॉक्सी मान लेते हैं असंगठित क्षेत्र के लिए। तो जो गिरता हुआ सेक्टर है हमारे नेबरहुड स्टोर, वो गिर रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो 20% बढ़ रहा है ना। उसी तरह एविडेंस आता है आपके पास प्रेशर कुकर इंडस्ट्री का, वहाँ 5 बड़ी इकाइयाँ हैं, 25 छोटी इकाइयाँ हैं। 5 बड़ी इकाइयाँ 24% बढ़ रही हैं, और छोटी इकाइयाँ गिर रही हैं, क्योंकि वो जीएसटी से कोप नहीं कर पाते। उसी तरह आपका लगेज इंडस्ट्री से
जो वीआईपी है, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है लगेज में, उनके चेयरमैन ने कहा कि हम खूब अच्छा कर रहे हैं क्योंकि असंगठित क्षेत्र नहीं कर पा रहा। उसी तरह जो आपके लेदर गुड सेक्टर है, वहाँ पे जो बड़ी इकाइयाँ हैं असंगठित क्षेत्र की, वो अच्छा कर रही हैं, जो असंगठित क्षेत्र की इकाइयाँ वो गिर रही हैं। तो ये एविडेंस एफएमसीजी से और बाकी सब सेक्टर से आ रहा है। तो एक गिरती हुई जो इकॉनमी जो असंगठित क्षेत्र की है, उसको आप प्रॉक्सी कर रहे हैं बढ़ती हुई इकॉनमी से, है ना। तो सरकार कह रही कि नहीं, हमारा तो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ 6.5-7% है पिछले सालों में जी। तो अगर असंगठित क्षेत्र 6.5-7% पे बढ़ता होता तो रोजगार खूब पैदा होता। हाँ। पर क्योंकि वो गिरावट पे है, इसलिए रोजगार पैदा नहीं हो रहा। और ये जो संगठित क्षेत्र जो बढ़ रहा है, उसमें भी रोजगार पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपका ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन। तो उदाहरण के तौर पे एक मुझे मारुति का वर्कर बता रहा था 1-1.5 साल पहले कि आज से 10 साल पहले एक कार फैक्ट्री से निकलती थी 58 सेकंड में, अब निकलती 38 सेकंड में एक कार। अच्छा। उस समय एक कार पे के ऊपर 10 रोबोट और 10 आदमी काम करते थे, अब 20 रोबोट और 5 आदमी काम करते हैं। तो उत्पादन बढ़ गया और आपका जो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। अब बैंकिंग देख लीजिए, बैंकिंग में पहले 1990 में या 1995 में अगर आप जाएं तो सारे काम के लिए बैंक की ब्रांच के अंदर जाना पड़ता था, आपको पैसा निकालना है, चेकबुक लेना है, वगैरह वगैरह, है ना। अब तो आज सारा मोबाइल पे हो जाता है। तो है। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और वहां का स्टाफ आधा हो गया। तो इसलिए संगठित क्षेत्र से रोजगार नहीं मिलने वाला, वो तो असंगठित क्षेत्र से मिलेगा, और वही धराशायी हो गया। नहीं, सरकार तो ये कह रही है हम असंगठित को संगठित कर रहे हैं, तो अभी तो वो तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि अगर आपके सर, अगर एग्रीकल्चर को संगठित कर दिया जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ना, जब हमारे जो 8 करोड़ या 11 करोड़ किसान हैं, उसमें से 85% छोटे किसान हैं जो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं ना। तो वो जो 5 एकड़ से कम जोतते हैं, उसमें आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ वाले बहुत सारे किसान हैं, है ना। तो वो कैसे संगठित होंगे? वो तो सिर्फ आप ये कि वो अपना जमीन बेच दें, वो लेबरर टर्न हो जाएंगे और वो जमीन कोई बड़ा खरीद लेगा। अच्छा। तो आप उसको किल कर सकते हैं, छोटे को, आप उसको संगठित नहीं कर सकते। उसी तरह जो 6.5 करोड़ जो माइक्रो सेक्टर की इकाइयां हैं, उसमें एवरेज रोजगार होता है 1.7 का। तो वो तो क्या तो मार्केटिंग करेगा, क्या फाइनेंस करेगा, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा, वो संगठित हो ही नहीं सकता। उसको भी आप किल कर सकते हैं, है ना। वो संगठित नहीं होगा, या तो खत्म हो जाएगा या बस खत्म ही हो सकता है वो। अच्छा। अगर आपकी नीतियां गलत हैं और आप ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, आप ये मानते हैं? वो ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइज का मतलब है कि उसको जब बैंकिंग में और जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और फाइनेंस में और जो ये मार्केटिंग में होना पड़ेगा। जो 1.7 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, उसमें वो कहाँ मार्केटिंग कर पाएंगे, वो कहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए असंगठित को आप संगठित नहीं कर सकते, आप उसको किल कर सकते हैं, और यही हो रहा है जो सरकार की नीतियां हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि असंगठित किल हो रहा है, इसलिए संगठित बढ़ रहा है? हाँ, वो असंगठित की डिमांड संगठित में जा रही है। अच्छा, उधर की डिमांड, हाँ, सप्लाई। उधर डिमांड, क्योंकि देखिए जीएसटी जब लगा तो जीएसटी का क्या मतलब है? जीएसटी लगता है संगठित क्षेत्र पे, असंगठित क्षेत्र उससे बाहर है, क्योंकि अगर आपका 50 लाख से कम टर्नओवर है तो आप आते नहीं जीएसटी में, और अगर 1.5 करोड़ और 50 लाख के बीच में तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, 1% आप टैक्स लगता है आपका जीएसटी। लेकिन आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। जो बड़ी इकाइयां हैं उनको इनपुट क्रेडिट मिलता है। तो इनपुट क्रेडिट मतलब कि आपका जो माल खरीदा उसका दाम कम हो गया, जीएसटी वापस मिल गया उनको वो मिल गया। यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र है उसको नहीं मिला, तो इनका दाम वही रहा, इनका दाम कम हो गया, तो डिमांड शिफ्ट हो गई, कम्पीट नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन जगन्नाथन जी ने कहा कि हम 5 तो 24% बढ़ रहे हैं और ये कोप नहीं कर पा रहे, तो इसमें गिरावट है, उसकी डिमांड वहां चली गई, शिफ्ट हो रही है ना। तो इसलिए हमारा संगठित क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि असंगठित क्षेत्र की डिमांड वहां जा रही है। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी या उसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे की डिमांड, टेक्नोलॉजी भी है ना, वो मतलब, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी आज वही है तो असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र दोनों हैं, है ना। तो असंगठित क्षेत्र की जब प्राइस वहीं रहेगा, इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो डिमांड उधर शिफ्ट हो जाएगी। उसी पर वो तो और भी टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, फिर और भी उसका असर होता है। पर मैं कह रहा हूँ अभी हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो भी वो डिमांड उधर शिफ्ट हो जाएगी, प्राइसिंग की वजह से। प्राइस जो है आपका ना, और फिर क्या है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है या आप जो असंगठित क्षेत्र में हैं, तो फिर आपको जो वो रिवर्स चार्ज लगता है, यानी कि जो टैक्स इन्होंने नहीं दिया वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया, है ना। तो क्यों आप खरीदेंगे? तो मेरे एक मित्र हैं, वो मतलब कुछ काम करते थे एक ऑफिस में, तो वहाँ बेसमेंट में एक फोटोकॉपिंग वाला बंदा था। अब वो उसके पास जीएसटी नहीं है, तो उन्होंने फिर एक बड़े बंदे के पास भेजना शुरू कर दिया अपना काम, है ना, क्योंकि वहाँ जो जीएसटी मिलता है, यहाँ जीएसटी नहीं मिलता है
है ना। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं सब जगह से कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, तो अगर आप रजिस्टर भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। दोनों तरफ से आप मारे जाएंगे। यानी छोटी इंडस्ट्री वो कॉप अप नहीं कर छोटी जो इकाइयां हैं, है ना, वो कोप नहीं कर पा रही हैं जीएसटी से, है ना। ये तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह भी बताएंगे कि कितने हैं, है ना, और फिर कितने केसेस हो रहे हैं। जीएसटी तो बड़ा बेढब निकला, उससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई, मतलब सैकड़ों केसेस हो रहे हैं, फेक कंपनियां बना रहे हैं लोग इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए, तो ब्लैक इनकम जनरेशन भी उससे बढ़ गया। फिर ई वे बिल जो जीएसटी में आया, तो ई वे बिल में पुलिस वाले रोक लेते हैं, है ना, फिर वो पैसे देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। एक चीज़ और है जो अभी आपने बेरोजगारी की बात की, आपके हिसाब से कैसे इसका समाधान कैसे निकलेगा? बेरोजगारी की समस्या का कोई हल है भी या नहीं? देखिए, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से नौकरी सबको नहीं दे सकती है, तो हम भी मानते हैं। नहीं, तो सरकार तो अभी सिर्फ 18 मिलियन दे रही है ना, 600 मिलियन, मतलब 3% लोग काम कर रहे हैं ना जी। तो वो आप 4% कर लेंगे, 5% कर लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार एक्चुअली बहुत छोटी है कंपेयर्ड। अगर 1 लाख लोगों के बीच में देखिए कितने पुलिस, कितने आपके जजेस, कितने जो इनकम टैक्स वाले, कितने जो ये हैं, बहुत कम है। मतलब अमेरिका में, चीन में इनसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा लोग काम करते हैं प्रति लाख, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो नहीं है, पर हमारे अर्थव्यवस्था में हमें समझना पड़ेगा बेरोजगारी है क्या है, बताइए। है ना, तो बेरोजगारी एक्चुअली 4 तरह की होती है। अच्छा, 4 तरह की होती है कैटेगरी वाइज। हाँ, अच्छा। तो एक तो हो गया कि आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, तो मतलब आप लेबर फोर्स में हैं या कहीं भी है, नौकरी ढूंढ रहे नहीं मिल रही है, मतलब कहीं नहीं, लेबर फोर्स में। अच्छा, लेबर फोर्स में मतलब आप 15 से 64 साल के बीच में हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे लेबर चौक पे लोग खड़े हैं और उन्हें लेबर काम नहीं मिल रहा है। 1 मिनट में आता हूँ उस सब पे, है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जी बताइए। तो उसमें क्या है कि आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड है। ठीक है ना? हाँ। दूसरा हो गया कि आप बाजार में खड़े हैं 12 घंटे, 14 घंटे, सिर पे बोझा ढोने के लिए, ठेला चलाने के लिए, ऑटो चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, और आपको काम मिल रहा है 2-3 घंटे, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। और इनकी संख्या बहुत है। अच्छा, मतलब वो 6 घंटे उसके वेस्ट हो गए, 8 घंटे वेस्ट हो गए, 2 घंटे काम मिला उसको। हाँ, काम उसको तो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसको चाहे कि उसको तनख्वाह उस समय, मतलब एक टेम्पो वाले को चाहे पैसे ज़्यादा मिले, पर दिन में अगर एक ही काम मिलेगा तो ओवरऑल उसकी आमदनी बहुत नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा काम मिलेगा तो ज़्यादा काम मिलेगा तो ज़्यादा, तो अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है। तीसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड मतलब छुपा हुआ बेरोजगारी। अच्छा, छुपा हुआ बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। कैसे? वो क्या है कि आप एक दुकान पे जाएं, है ना, छोटी दुकानें हैं, दिन में 5, 10, 20 ग्राहक आते हैं, पर परिवार के 2 लोग बैठे हैं वहां पे, एक का भी काम नहीं है पूरा वहां पे। ओके, है ना, पर हम 2 लोग वहां बैठे हैं तो दोनों को हम एम्प्लॉय मान लेते हैं। हाँ, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसी तरह खेत है, खेत में 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़ का खेत है, पूरा परिवार बैठा है वहां पे, काम नहीं है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना। और चौथा है कि जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। अच्छा, लेबर फोर्स में ही नहीं है, जो थक गए कि अब कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे महिलाएं हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो महिलाओं की संख्या हमारे लेबर फोर्स में बहुत कम है ना। यूथ है, जो जितना एजुकेटेड यूथ है वो काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा, है ना, तो इनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ये जो कैटेगरी है जिसको लेबर फोर्स, ये चौथी कैटेगरी क्या बोलेंगे सर? ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है उससे बाहर है ये। अच्छा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से ही बाहर है ना। तो वो जो नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया, काम ढूंढना ही बंद कर दिया, मिल ही नहीं रहा उनको, है ना। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे चीन हो गया, ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे 65 से 70% लोग 15 से 64 साल की उम्र के वहां पे लेबर फोर्स में होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सरकारी आंकड़ों से भी जाइए तो करीब 55-58% है। और दूसरा ये कि अगर जो ILO की डेफिनेशन से जाएं तो CMI के जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं 50 है। तो मतलब हमारे यहाँ 10 से 15% लोग कम काम ढूंढ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी संख्या है। बट सर, ये तो प्रॉब्लम है, समाधान क्या है? मैंने कहा तो मेरा कहना ये है कि पहले तो हम समझें कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, है ना, कि मतलब जो काम नहीं पैदा हो रहा है। क्यों नहीं काम हो रहा पैदा? क्योंकि सरकार की एक तो नीतियां गलत हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। तो यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल की आप बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर, थोड़ा फर्क है फॉर्मल, इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का मतलब कि जो लेबर यूनियन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जो अपने लिए बार्गेन कर सकता है ना। और फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब जो सरकार में रजिस्टर्ड है,
तो हमारे फॉर्मल सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। जैसे कि मारुति को ही ले लीजिए, तो उसमें अब आधे से ज्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को वहां पे लगा देता है, पर वो मतलब फॉर्मल नहीं हो गया, वो अनऑर्गेनाइज्ड ही है। उसको तनख्वाह भी कम मिलेगी, उसको जो सोशल सिक्योरिटी भी कम मिलेगी वगैरह वगैरह। भले वो मारुति के लिए काम भले ही वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर मारुति में काम कर रहा है या कोई और बड़ी इकाई में काम कर रहा है ना। तो इसलिए मैं ये कैटेगरी अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड बोलता हूँ। तो क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही एक काम हो सकता है, तो जैसे कृषि है, 46% लोग कृषि में काम करते हैं, है ना। तो उसको कृषि को हम बढ़ावा देंगे तो फिर कृषि में आमदनी ज़्यादा होगी, तो उससे फिर रोजगार वहाँ ज़्यादा पैदा होगा। और फिर हम माइक्रो सेक्टर, जो मैंने बताया कि 6.5 करोड़ करीब यूनिट्स हैं जो करीब 11.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और एमएसएमई का 97.5% रोजगार उनके पास है, उसको बढ़ावा दें। हम उसी को काट रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि हमें तो अगर वहाँ पे अगर उसको बढ़ावा दें और 1.7 से 3.4 हो जाएं, तो 11.5 करोड़ अतिरिक्त काम निकल आएंगे। तो हमें वहाँ पे जो बढ़ावा देना चाहिए, हम उल्टा कर रहे हैं कि उसको जो कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि क्या समस्या है। जो हमारा कृषि है उसमें आमदनी क्यों है, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, आमदनी कम है, इसलिए है ना, आमदनी कम है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा तो ये लोग की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, वहाँ पे जो वर्कर है उसको बहुत कम वेज मिलता है, उसकी वेज अगर लिविंग वेज हो जाए तो वो फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कृषि की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कृषि में और उत्पादन होगा। और माइक्रो सेक्टर की डिमांड बढ़ जाएगी तो माइक्रो सेक्टर बढ़ेगा, है ना। उसी तरह माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करें कि हम उनको जो सपोर्ट दें, एक तो क्रेडिट में, और दूसरा मार्केटिंग में, और तीसरा टेक्नोलॉजी में। यही चाइना ने किया था 1980s में, जब माइक्रो सेक्टर वगैरह खूब तेजी से, विलेज इंडस्ट्री वगैरह बोलते थे उसको, वो खूब तेजी से बढ़ा और उसी से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हम जो है, हमें माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। तो जैसे कि मेरा बार बार कहना है कि हमको उनके कोऑपरेटिव बना देने चाहिए। जैसे खुर्जा है, वहाँ पे पॉटरी है, भदोई है, वहाँ पे कारपेट है, अलीगढ़ है, वहाँ पे ब्रास है ना, मुरादाबाद में ब्रास है। तो वहाँ पे जो माइक्रो यूनिट्स है उनका एक कोऑपरेटिव बना दिया जाए। अच्छा, कोऑपरेटिव के तौर पे फिर वो क्रेडिट भी ले पाएंगे और वो फिर जो मार्केटिंग भी कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी के लिए सरकार को मदद करनी पड़ेगी कि उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहे। तो हम इसको जब बढ़ावा देंगे तब जाके हमारा रोजगार भी पैदा होगा, और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल होगी। क्योंकि जब गरीब के हाथ में ज़्यादा आमदनी आएगी तो उस पूरा खर्च कर देता है। एक अगर आप जो गरीब आदमी के हाथ में 100 रुपये देंगे तो अपने लिए हो सकता है चप्पल खरीद ले, पत्नी के लिए कोई ब्लाउज खरीद ले, बच्चे के लिए स्कूल की टेक्स्ट बुक खरीद ले, या स्कूल बैग, और किचन के लिए कटोरी। अगर आप वेल ऑफ को दे देंगे तो उसमें से 5 रुपये खर्च करेगा, 95 रुपये नहीं खर्च करेगा, क्योंकि तो अपनी पूरी जो डिमांड पूरी कर रहा है। तो इसलिए हमारी जो नीतियां हैं वो हमें इधर की तरफ ले जा रहे हैं, जो ऊपर वाली इनकम वाले हैं, और जो नीचे वाली इनकम वाले हैं उनका शेयर घट रहा है, इसीलिए गैर बराबरी बढ़ रही है। तो जितनी गैर बराबरी बढ़ेगी उतनी इस डिमांड की समस्या आ जाएगी। लेकिन सरकार कर तो रही है, किसानों को भी 500 रुपये देती है, अभी 10,000 रुपये बिहार में दिए गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, और कह रहे हैं 2 लाख दिए जाएंगे। तो सरकार बहुत पैसा बांट रही है। नहीं, तो वो तो अभी के लिए बांट दिया ना, पर काम तो उससे नहीं पैदा हुआ। नहीं, सरकार तो कह रही है ना, अभी कल अगर रोजगार करेंगे तो 2 लाख रुपए देंगे उनको। नहीं, पर ऐसा है ना कि आप अगर किसी के हाथ में 10,000 आपने बिहार में दिया, तो पहले तो उनका खुद ही का कर्जा होगा, उसको चुकता करेंगे, है ना। सही बात है। तो वो कर्ज जो है उसको चुकता करेंगे, या जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो उसको 10,000 वर्किंग कैपिटल के तौर पे मिल जाएगा। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी बहुत ज़रूरतें हैं, वो उनको पूरा करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रोज़गार नहीं पैदा होगा। तो इसकी जगह अगर वो रोज़गार में पैसा डाला होता तो ज़्यादा काम आता, है ना। तो आप ये मानते हैं जो फ्री में दिया जा रहा है पैसा या योजनाएं, वो सब ठीक नहीं है? हाँ, उससे एक्चुअली आपका जो बजट है उसको ना, तो वेलफेयर स्कीम कहा जाता है कि वेलफेयर एक चीज़ है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीज़ों पे देना है, पीने का पानी, खाना, है ना। और ये सब जो दिया जा रहा है इससे वो तो नहीं उपलब्ध होगा, क्योंकि वो तो जब परिवार कहाँ खर्च करेगा। तो आपकी नज़रों में क्या है ये पैसा? ये तो मैंने कहा ये मास ब्राइब है ना। अच्छा, ब्राइबरी है कि भाई आप जब हम पैसा दे रहे हैं आप हमें वोट दे दीजिए, है ना। तो एक मास स्केल पे ब्राइबरी हो रही है आज देश में, जिसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाता है। क्योंकि ये पैसा अब जैसे कि वहाँ पे खबर आ रही है कि बिहार में कि वर्ल्ड बैंक का लोन था उसको डाइवर्ट करके किया, तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक आगे से फिर आपको लोन नहीं देगा, क्या आप अपने, है ना। क्योंकि आप अगर इस तरह से प्रोमिसेस नहीं फुलफिल करते और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पर अगर वो स्टेट के बजट से निकलेगा तो फिर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पे कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो जो आप एक हाथ से दे रहे हैं वो दूसरे हाथ से कम कर देंगे, है ना। तो इसलिए ये सारी स्कीम्स की जगह
हमको रोजगार पैदा करने वाली स्कीम से करनी चाहिए। जैसे शिक्षा में हम बढ़ाएं, शिक्षा में हमें पता है कि असर की रिपोर्ट आती है 2005 से, वो दिखा रही है कि आधे बच्चे गांव के स्कूलों में 5वीं जमात में दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते और फिर ड्रॉप आउट कर जाएंगे, है ना। ये अभी 2024 की जो असर की रिपोर्ट आई, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट उसका है, तो उसको हिंदी में असर बोलते हैं। तो उसमें दिखाया कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर सकते। तो यानी कि उनको कोई मॉडर्न डे जॉब नहीं मिलेगा, है ना, तो वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। लेकिन सर समस्या क्या है, सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है। सरकार का तो आपको ही पता है, बजट डेफिसिट है, आप तो इकोनॉमी हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा शिक्षा पर खर्च करने के लिए, स्वास्थ्य पर या बाकी चीज़ों? ये तो देखिए किस चीज़ पे कितना खर्च करना है वो प्रायोरिटी पे निर्भर करता है। आपके पास प्रायोरिटी है कि आप कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं, है ना, आप बड़े हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर, आप आईटी, आप पावर सेक्टर पे, है ना, बुलेट ट्रेन, है ना, इस पे खर्च कर रहे हैं क्योंकि वो आपको लगता है कि शान शौकत दिखेगी, कि उससे हमें दिखेगा कि हम विश्व गुरु हो गए वगैरह वगैरह, है ना। पर लेकिन आपको वो पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रोजगार पैदा नहीं होगा। पहले सड़क बनती थी तो सैकड़ों लोग काम करते थे, आज बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर्स, क्रेन की वजह से 10 लोग काम करते दिखते हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। फ्रेट कॉरिडोर आपने बना दिया, वो भी बहुत मैकेनाइज्ड है ना। आपने जो आईटी सेक्टर में किया वो भी जो बहुत मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड है। आपका पावर सेक्टर भी बहुत कम रोजगार पैदा करता है। तो आपको जो ये प्रायोरिटाइज करना है, तो प्रायोरिटी अगर आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य होगा तो उससे फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की। तो अमर्त्य सेन ने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, 86-87 में, मुझे ध्यान नहीं है कब, तो उन्होंने कहा कि देखो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भी आज़ाद हुए, बिल्कुल। और उनकी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी हमारी जैसी, गरीबी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, है ना, डेथ रेट हाई होना। लेकिन उन्होंने खूब शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च किया और 65 तक सारे बच्चे स्कूल में, है ना, और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। हमारे आज भी देश में करीब 20-30 मिलियन, 2-3 करोड़ बच्चे वो स्कूल नहीं जा पाते, है ना, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ेगी? और वो बीमार रहते हैं क्योंकि हम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्च नहीं करते। तो अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करें तो हमारा लेबर भी प्रोडक्टिव होगा। आज बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री कहता है कि हमारा तो यूथ अनएम्प्लॉयबल है, अनएम्प्लॉयबल है, जगह जगह बात करते हैं कि उनकी कोई खास ट्रेनिंग नहीं है। तो क्योंकि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। उसकी वजह क्या है कि हमारा समाज अभी भी बहुत ही फ्यूडल है ना। मुझे फ्यूडल मतलब कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ की, वो बताता है कि जो कांग्रेस की या जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, ज़्यादातर जो नेता हैं वो लैंडलॉर्ड क्लास से आ रहे थे। तो लैंडलॉर्ड क्लास नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा पढ़ जाए। तो मैंने भी अपने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में 1 साल कोशिश किया कुछ रूरल डेवलपमेंट वगैरह करने का। तो जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था वो हमें बोलता था आप इन बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गड़रिये का काम कौन करेगा। तो ये तो मतलब मैं मिड 70s की बता रहा हूँ। तो आज भी हमारा समाज बहुत फ्यूडल है जहाँ पे हम शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे कि गरीबों का हो। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट तक दे दिया कि सरकारी स्कूलों में जब पॉलिटिशियंस के बच्चे और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जाएंगे तो सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, है ना। तो नेबरहुड स्कूल का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सब बच्चे अपने जहाँ पे नेबरहुड है वहीं पे पढ़ें, तो सबको बराबर शिक्षा मिलेगी, तभी तो बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम जो इलीट क्लास है उसके लिए पब्लिक स्कूल्स हैं, खूब वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है। गरीब के बच्चों को कोई जो खास वो मिलता नहीं है। इक्वलिटी अमंग्स अनइक्वल तो नहीं हो सकती है। तो वो आपने शुरू से ही जो उनको अनइक्वल बना दिया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग है, इनकी ट्रेनिंग अलग है, तो कैसे बराबरी, तो बराबरी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें मतलब जो शिक्षा है उस पर खूब ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे खूब ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जब लेबर प्रोडक्टिव होगा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप भी करेगा। जिसकी समझ नहीं होगी वो कहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, है ना। तो इसलिए हमें रोजगार बढ़ाने के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसी की तरह की एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए, है ना। और हमारे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे तेज़ी आए एग्रीकल्चर में, रूरल में। और फिर हमें रूरल डेवलपमेंट पे जब हम खर्च करेंगे तो पलायन कम हो जाएगा गांव से शहर, तो फिर वो, है ना। तो ये जो अभी शहर एक तरह से टूट रहे हैं, दिल्ली बम्बई जैसे इतना पोल्यूटेड हो गए हैं, है ना, वो कम हो जाएगा। यहाँ पे माइग्रेशन भी शुरू हो सकता है शायद। इतनी बड़ी सड़कें नहीं चाहिए होंगी आपको, इतने फ्लाईओवर नहीं चाहिए होंगे, इतने मेट्रो नहीं चाहिए होंगे। तो अगर आपको दिल्ली में एक स्कूल लगाना है तो प्लेग्राउंड वगैरह देना है तो 15-20 करोड़ कम से कम खर्च होगा।
15-20 करोड़ में तो गांव में आपके 50 स्कूल जो बन जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे जो एलीट की जो एजुकेशन हो रही है। तो इसलिए अगर हम रूरल एरियाज पे और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये प्रायोरिटी की बात है। पर क्योंकि हमारा एलीट जो वर्ग है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो चाहता है कि सारे रिसोर्सेज उनकी तरफ जाएं, तो 80% इन्वेस्टमेंट तो संग्रहित क्षेत्र में जा रहा है। तो 6% लोगों के लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है और 94% लोगों के लिए 20% जा रहा है। और जो कृषि में 46% है, उनके लिए तो सिर्फ 5% जा रहा है इन्वेस्टमेंट। तो इतनी जब इतनी इनइक्वालिटी होगी तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो जो इनइक्वालिटी बढ़ेगी उससे और परेशानी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार की नीतियां गलत हैं कि वो संग्रहित क्षेत्र को प्रायोरिटीज नहीं ठीक से कर पा रहे, और उसके पीछे हमारे जो गैर बराबरी है वो बहुत है। फ्यूडल माइंडसेट है। फ्यूडल माइंडसेट कहता है कि भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ और ये गरीब जो है वो तो गरीब ही है, ये तो सेवा करने के लिए है ना। वो इक्वालिटी का सेंस नहीं है। तो अभी इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी बहुत कमजोर हो जाती है। अब मतलब आपको सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि मैं अपना वोट क्यों वेस्ट करूं, जो जीत रहा है उसी को वोट करूंगा, है ना। इससे बड़ी मतलब डेमोक्रेसी की क्या हो सकता है ना, कि वो जो आप जिसके लिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो जीत रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल गलत व्यक्ति हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं अपना वोट नहीं वेस्ट करूंगा, मैं उसके लिए वोट करूंगा। उससे क्या फर्क पड़ता है वेस्ट होना या नहीं, उससे तो उल्टा है, क्योंकि आप गलत लोगों को जो इलेक्ट कर रहे हैं, जो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आप ये नहीं देख रहे कि कौन मुझे रिप्रेजेंट करेगा, आप करेंगे जो जीत रहा है उसको मैं वोट कर दूंगा। किस आधार पर जीत रहा है? वो करप्शन के, ब्लैक इनकम जनरेशन के, सारे गलत काम करके इतना क्रिमिनलाइजेशन हो गया है समाज में, और जो हमारे बिजनेस है उसमें क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, हमारी जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है एक तिगड़ी की वजह से। ये तिगड़ी है करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट एग्जीक्यूटिव। जब ये तिगड़ी होती है तभी ब्लैक इनकम जनरेशन होती है। अगर बिजनेसमैन ब्राइब नहीं करने को तैयार है तो तिगड़ी टूट जाएगी। अगर पॉलिटिशियन गलत नीतियां नहीं अपनाने को तैयार है तो ये तिगड़ी टूट जाएगी। अगर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट नहीं गलत नीतियां करेगा तो तिगड़ी टूट जाएगी। तो जब तक तिगड़ी नहीं होगी तब तक काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती। आपने तो इस पर किताब लिखी है, ब्लैक इकोनॉमी पर पूरा। तो ये तिगड़ी की वजह से क्रिमिनलाइजेशन समाज में बढ़ गया है, इलीगैलिटी बढ़ गई है, और हम सब वो इलीगैलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस होता था कि नहीं समाज में सही होना चाहिए। अब जब समाज में इतनी गड़बड़ी है तो फिर सब जो हथियार डाल देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, है ना। तो उससे और ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता है, उससे ब्लैक इनकम जनरेशन और बढ़ती है। और मैंने अपने रिसर्च में दिखाया कि काले धन की अर्थव्यवस्था से आपके समाज में जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो उसको मैं बोलता हूँ डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स, मतलब गड्ढा खोदिए और गड्ढा भरिए। तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी? तो आपने दिन में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा खोदने को और रात में भरने को, तो अगले दिन सुबह 2 इनकम हो गई लेकिन 0 आउटपुट। मैं कहता हूँ एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि आपने सड़क बनाई, उसमें आपने कोल टार और एग्रीगेट कम डाला, बारिश आई वो बह गई, तो आपकी जो रोड स्पॉट होल्ड है तो आपके एक्सल टूट जाएंगे, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, डीजल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो जो आपको इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्टिविटी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। सरकार में आप जाइए तो खूब चहल पहल है लेकिन काम नहीं हो रहा जब तक कि आप जो है वो पे नहीं करें। जुडिशरी में जाइए तो वहाँ पे भी कितने केसेस आ रहे हैं सामने करप्शन के, है ना। मतलब कि जस्टिस नहीं मिलेगा। अब जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर जो एक सेंस ऑफ इनजस्टिस हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं कि फिर जो ये माफिया के पास जाते हैं अपना काम वाम कराने के लिए। जस्टिस वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो उससे आपका समाज टूटता है। तो सर एक चीज़ और है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जो इनकम टैक्स है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा, कई इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए तो इकोनॉमी फ्लोरिश कर सकती है। आपका इस पर क्या कहना है एज ए इकोनॉमिस्ट? देखिए, इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है ना जी, और वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। अगर वहाँ से आप नहीं लेंगे और आप इनडायरेक्ट टैक्स से लेंगे वो तो रिग्रेसिव है। वो तो हर गरीब आदमी के, वो चप्पल खरीदेगा तो लगेगा, वो अपना कोई जो कटोरी खरीदेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, है ना, जबकि वो टैक्सेबल लिमिट में नहीं आता है ना। तो हमें तो प्रोग्रेसिव टैक्स करना चाहिए ना, जिससे कि जिसकी कैपेसिटी है पे करने की वो पे करे, है ना। तो इसको बोलते हैं एबिलिटी टू पे, आर्ग्यूमेंट फॉर टैक्सेशन, है ना। तो जो जितना अमीर है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, है ना। हम अभी वो नहीं कर रहे, तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है अर्थव्यवस्था में वो 6.5% है जीडीपी का, और इनडायरेक्ट टैक्स वो 11.5% है। तो हम आप कहते हैं कि उल्टा होना चाहिए। हमको जो है अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को टैकल कर लें और जो ये सारे जितने एग्जेम्पशंस और ये सब दिए जाते हैं अमीरों को, तो वो सब खत्म कर दें, तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो वो आसानी से 17-18% पहुंच जाएगा।
और फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर उसको सकते हैं, खत्म कर है ना? सकते हैं या नहीं, कम खत्म कर दें, उसको कम कर दें, लग्जरी आइटम पे सिर्फ लगा दें, 5% लास्ट पॉइंट कर पे दें, लगा 5% दें, कर तो आप वो मतलब 11.5 का 5% आ जाएगा जो लग्जरी आइटम से लगेगा। तो जो आम आदमी है उसके जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा उससे, चीजें सस्ती हो जाएंगी। चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो इसलिए हमको डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाना चाहिए। पर लेकिन अमीरों का यही होता है, अमीर कहते हैं नहीं इनकम टैक्स खत्म कर दो क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा उससे होगा। अच्छा है ना? तो जो जितना अमीर होता है वो उतना ही कहता है। अब जैसे कि अमेरिका में बाइडेन साहब ने कहा आज से 3 साल पहले कि ये बिलियनर लोग टैक्स नहीं दे रहे, ये इतना कम टैक्स दे रहे हैं कि टीचर के टैक्स से कम टैक्स दे रहे हैं। हाँ, बोला है ना? और जो फायर फाइटर उससे कम दे रहे हैं। तो कहते हैं ये जस्टिस नहीं है ना? नहीं, बट आप क्या और जो मतलब जैसे वॉरेन बुफे है उसने कहा कि मैं जितना टैक्स का परसेंटेज देता हूं उससे ज्यादा तो मेरी सेक्रेटरी देती है। मेरी आमदनी तो $4-5 बिलियन है, उसकी आमदनी तो $1 लाख है। तो $1 लाख वाला ज्यादा टैक्स रेट पे कर रहा है बनस्पत जिसकी 4-5 उनको रिबेट्स मिल रही हैं, बहुत सारे कंसेशन ले लेते हैं। ये सब चीजों में कंसेशन ले लेते हैं, खर्चे पर भी। खर्चे तो है ही, हाँ। लेकिन और भी तरह तरह के इन्वेस्टमेंट पे और इस पे और उस पे उनको जो कंसेशन मिल जाते हैं। तो जानबूझ के किया जाता है कि जितने डिडक्शंस कंसेशंस ये सब हैं वो कर दो। तो इसीलिए वेल्थ टैक्स जो हमारा होता है, वेल्थ टैक्स बेकार हो जाता है क्योंकि आप सारी जो उनकी वेल्थ होती है उस पर आप कंसेशन देते चले जाते हैं। तो इसलिए वेल्थ टैक्सेशन खत्म कर दिया, एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दिया। जबकि अगर उसको आप जो टैक्स लेंगे तो फिर आपका इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, कैसे वेल्थ टैक्स में बेनामी तो पता ही नहीं चल पाएगी। नहीं, तो जो भी जिसका घर है ना, एक सर्टेन उसको बोलते हैं साइट एंड सर्विसेज वैल्यूएशन, उसके हिसाब से चाहे आपके कुत्ते के नाम है, बिल्ली के नाम है, ड्राइवर के नाम जिसके ना उसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो जिसका होगा वही देगा पैसे, वही देगा फिर अल्टीमेटली, है ना? तो इसलिए उससे फिर आपका ब्लैक इनकम जनरेशन कम होगा, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स ये सब लगाना बहुत जरूरी है समाज में। तो वेल्थ टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कोई तो तरीका होगा ना कि मेरे पास कितनी वेल्थ है, वो कैसे सरकार को पता नहीं, देखिए उसमें बड़ा सीधा सीधा है। आपकी फाइनेंशियल वेल्थ है, बैंक में है, स्टॉक मार्केट में है, इसमें उसमें है, वो तो आप डिक्लेयर करते ही हैं, है ना? अभी तो उसमें एग्जेम्पशंस हैं सब में, है ना? फिर आपका जैसे रियल एस्टेट है, घर है, लैंड है, प्रॉपर्टी है ना? तो सबके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, जो अमीर है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे और आम जनता पर टैक्स ना लगे। क्योंकि ये एबिलिटी टू पे, मतलब किसकी कितनी क्षमता है टैक्स पे करने की, उसके हिसाब से टैक्स लगना चाहिए ना। उसको हम बोलते हैं जस्टिस समाज में, कि भाई मेरे पास तो खाने पीने का नहीं है तो मैं कहाँ से टैक्स दूं, और किसी के पास बहुत ज़्यादा है। नहीं, तो सरकार ने 12 लाख तक तो एग्जम्पशन दे ही दिया। तो 12 लाख तो सिर्फ संगठित क्षेत्र का है ना, असंगठित क्षेत्र तो टैक्स लिमिट से बहुत नीचे होता है। जैसे कि ई श्रम पोर्टल में जो 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया, 90% बोल रहे हैं हम तो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, तो 1,20,000 रुपये साल कमाते हैं, है ना? तो वो तो टैक्स नेट में है ही नहीं, पर वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। वो जो भी सामान खरीद रहे हैं, खाने पीने का कर रहे हैं, ये मतलब उस सब पे जीएसटी लगा हुआ है जो भी वो खरीद रहे हैं। तो इसलिए वो टैक्स पे कर रहे हैं, और जो अमीर है वो बच जाते हैं क्योंकि वो कंसेशन ले लेते हैं, डिडक्शन ले लेते हैं, तरह तरह से अपनी ब्लैक इनकम से वो छुपा लेते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा सुचारू रूप से चलेगी अगर हम डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लेने में आपके दाम नहीं बढ़ते, है ना? इनडायरेक्ट टैक्स करने में दाम बढ़ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, है ना? प्राइम कॉस्ट पे आप मार्कअप लेते हैं, वो प्राइसिंग फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट टैक्सेस से पैसे लेने चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो भी आपने जीएसटी के बारे में कहा, मैं भी कर्जा मुक्ति अभियान चला रहा हूँ, हम लोग भी देख रहे हैं जीएसटी के कारण बहुत सारे व्यापारियों को नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है एज ए इकोनॉमिस्ट, सबसे बड़ी मार क्या पड़ी जीएसटी की छोटे व्यापारियों पर, जिन पर आपने भी कहा कि 6 करोड़ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बहुत निचले स्तर पर काम करती हैं, माइक्रो सेक्टर में है, तो उन पर क्या असर पड़ा जीएसटी का? देखिए, जीएसटी से उनको बाहर रखा गया, है ना? तो इसका मतलब है कि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिला। इनपुट क्रेडिट नहीं मिला तो इसलिए उनका जो कॉस्ट कम नहीं हुआ। जबकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो जीएसटी के नेट में है, उसको इनपुट क्रेडिट मिला तो उसका इनपुट कॉस्ट। बल्कि सरकार ने तो ये कहा कि हमने इसलिए रखा ना उनको कि वो जीएसटी का उन पर बर्डन ना पड़े। वो तो सही बात है कि जो जीएसटी से बाहर रखा, क्योंकि वो कोप भी नहीं कर सकते, इतना अकाउंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, है ना? पर असर ये हुआ कि क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जब दाम कम हो गया, इनका वहीं का वहीं रहा, तो डिमांड उधर शिफ्ट हो गई। लोगों ने सोचा हम उन्हीं से ले लें, जैसे वहां से ले लें, है ना? फोटोकॉपी का एग्जांपल दिया, फोटोकॉपी का, या प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में जहां 5 बड़ी इकाइयां, 25 छोटी इकाइयां, और डिमांड शिफ्ट कर गई उधर, तो वो 24% ग्रो कर रहा है, ये गिर रहा है। जैसे कि ई कॉमर्स है, उसमें जो ई कॉमर्स वाला जो बढ़ रहा है और जो नेबरहुड स्टोर वाला है वो गिर रहा है, क्योंकि डिमांड उधर शिफ्ट हो गई। आपको लग रहा है ये ई कॉमर्स जो, जिस तरह की कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट क्या इन कंपनियों को बंद किया जाए?
10 नहीं, मिनट में मैं ये डिलीवरी नहीं कहा कि बंद किया जाए, पर कह रहा हूं जीएसटी को रिफॉर्म कर दीजिए। ये जो इनपुट क्रेडिट वाला सिस्टम है इसी को खत्म कर दिए। ये जीएसटी को बोलते हैं लास्ट पॉइंट टैक्स है, मतलब अल्टीमेटली जब आपने अपनी टाई खरीदी तो टाई पे आपने जब पे किया है ना, तो आप ही ने सारा टैक्स पे किया ना। जितने भी 100 स्टेजेस बीच में, जिसने तागा किया, जिसने डाइंग किया, जिसने वो किया, ट्रांसपोर्ट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, ये सब पे टैक्स लगा। तो 100 स्टेजेस पे कहीं 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा टैक्स लग गया है ना, उसको खत्म कर दीजिए। तो इनपुट क्रेडिट्स का जो डिसएडवांटेज है असंगठित क्षेत्र को खत्म हो जाएगा। और लास्ट में जो टाई आपने जहां से खरीदी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले लीजिए या मैन्युफैक्चरर से ले लीजिए, बस वो लास्ट पॉइंट टैक्स हो जाएगा। तो इनपुट क्रेडिट का सिस्टम खत्म हो जाएगा। थोड़ा कम किया जा सकता है, 18% की बजाय उसको 10%। नहीं, वो आप करें या ना करें, पर जो हम दूसरी बात पे है ना कि जो असंगठित क्षेत्र को डिसएडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। आप चाहे वो 10% कर पाएंगे, फिर वो कंपटीशन में बेटर हो जाएगा। अभी तो कंपटीशन में डाउन जा रहे हैं, है ना, तो डिमांड उनकी वहीं रहेगी और इसकी डिमांड जो बढ़ गई थी वो डिमांड इनके डिमांड के शिफ्ट करने से नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आप लास्ट पॉइंट टैक्स करते हैं सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे, है ना, तो सिर्फ रिच के ऊपर वो पड़ेगा और गरीब आदमी उससे बच जाएगा। और लास्ट पॉइंट होने से मतलब है कि सारे इंटरमीडिएट सब खत्म हो जाएंगे। तो अभी तो आपके 4 बिलियन जब वो आपको जो फाइल करने पड़ते हैं रिटर्न्स हर एक को हर तिमाही पे, वो 40 मिलियन रह जाएंगे, वो 100th हो जाएगा, है ना। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ब्लैक इनकम जनरेशन भी कम हो जाएगा, है ना। अभी तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि फिर रेट भी कम किया जा सकता है अगर वो आप चाहें करें या ना करें। पर अगर आप सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे रख रहे हैं या सिन गुड्स पे रख रहे हैं तो बाकी तो चाहे आप मतलब क्योंकि तो एग्जेम्प्ट है तो उसका वो है। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी को रिफॉर्म करना। इस पे मैं 2015 से बराबर लिखता चला आ रहा हूँ कि जीएसटी हमारे देश के लिए सही नहीं है। ये कहा गया कि फ्रांस में तो 1954 से है और 160 कंट्रीज में है, पर किसी और देश में इतना बड़ा संघर्ष क्षेत्र नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ जब ये पैंडेमिक हुआ तो लाखों करोड़ लोग पलायन करते दिखे। ब्राज़ील में दिखे नहीं दिखे, चीन में दिखे नहीं दिखे, अमेरिका में दिखे नहीं दिखे। सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है, इसलिए हमारे लिए वो सूटेबल नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किल करने का एक तरह से ये स्टेप था। ये संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र को किल करने आपको क्या लग रहा है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट था या ये गलती से? इसके लिए प्रेशर है मल्टीनेशनल्स का भी, इसका प्रेशर IMF वगैरह से भी था, है ना, क्योंकि वो तो मल्टीनेशनल के इंटरेस्ट को देखते हैं। तो उनको लगता है कि जब हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा तो मल्टीनेशनल आके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे, बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और यहाँ पे अब जैसे बैंकिंग है तो हमारी जो प्राइवेट बैंक्स है अब तो एक तरह से फॉरेन बैंक्स हो गए, उनमें 60-70% तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो मतलब मल्टीनेशनल्स ये चाहते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक ये चाहता था कि हम वैट की तरफ जाएं, GST की तरफ जाएं और उनके दबाव में हम लोगों ने ये सब किया है। और हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर ये चाहता था, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के दबाव में ये मतलब हुआ सांठ गांठ के। पर हमारे असंगठित क्षेत्र का जो इंटरेस्ट है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर अब सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं हम लोग। सर एज ए इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है देश की आगे की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए सरकार को? अगर आपको कोई सजेशन देना हो 1-2 पॉइंट तो क्या बोलेंगे कि तुरंत ये किया जाए? सबसे जरूरी है रोजगार पैदा करना। रोजगार होगा तो गरीबी कम होगी, है ना। अभी तो फर्जी आंकड़ों के तौर पे हम कह देते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से कम कर दिया, जबकि हमने गरीबी की रेखा तो आंकी नहीं जो तेंदुलकर कमेटी के बाद, जो 2004 के बाद, है ना। तो अभी हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल जो ये है डिस्क्रिमिनेशन, है ना, मल्टी डायमेंशनल क्या है नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है ना, वो कैसे हो सकता है जबकि हमने नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 2015-16 को कंपेयर किया 2019-21 से। अब सबको पता है 2020 में तो पैंडेमिक था, हाँ, उसमें तो आपका जो इनकम गिर गई, आपके बच्चे शिक्षा में नहीं जा पा रहे थे, लोग अस्पताल के बाहर मर जा रहे थे। तो ये 3 पैरामीटर्स थे जिनके आधार पे आप करते हैं ये डेप्रिवेशन, मल्टी डायमेंशनल जो डेप्रिवेशन है ना, उसको आप मेजर करते हैं तो वो कैसे बेहतर हो गया? वो तो गिरावट पे था ना 2020 में, तो इसलिए हो ही नहीं सकता। तो ये मतलब आंकड़े ही जो गलत हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को। तो पहला तो आपको लगता है रोजगार पर काम करना चाहिए? रोजगार ही सबसे जरूरी है और रोजगार से बाकी सब चीजें जुड़ी हुई हैं। कृषि जुड़ा हुआ है, माइक्रो सेक्टर जुड़ा हुआ है, स्मॉल सेक्टर जुड़ा हुआ है ना, फिर आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो जुड़ा हुआ है, आपका बजट जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप ये कहेंगे कि आज से हम रोजगार पे जब फोकस करेंगे तो ये सारी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी,
किस प्रकार से हमारा ट्रेड होगा, किस प्रकार से हमारा कृषि होगा, है ना, वो सारा इससे जो है। तो रोजगार तो आप कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर या आपके टर्म में बोले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बढ़ाना सेक्टर पड़ेगा। को नहीं बढ़ा के अनऑर्गेनाइज को बढ़ाना। ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास ऑलरेडी कैश बहुत है। 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन मिला तो उनको 1.6 लाख करोड़ की छूट मिल गई। उन्होंने इन्वेस्ट करने की जगह उन्होंने उससे अपना ऋण खत्म कर दिया, है ना। तो अब उनके पास सरप्लस है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड कम है। तो सरकार बार बार कह रही कि देखो हमने तो पब्लिक सेक्टर का कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, है ना, कहाँ 5 लाख था 7.5 लाख किया, 11 लाख कर दिया, है ना। और वो कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा है इन्वेस्ट। तो प्राइवेट सेक्टर कह रहा है जब तक डिमांड नहीं होगी तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, है ना। तो आरबीआई का डेटा आता है ओबिकस करके, है ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा होता है। वो दिखा रहा है कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70 और 75 के बीच में घूमता रहता है। तो अगर आप 100 कार प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपकी 70 कारें जैसे बिक रही हैं, तो आप 110 की कैपेसिटी क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि फिर तो आपके 40 कारें नहीं बिकेंगी। अभी तो 30 नहीं बिक रही तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। तो जब तक ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 के आसपास नहीं आता तब तक आप और एक्स्ट्रा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो फिर अपने आप ग्रोथ कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें डिमांड जनरेट करनी है। डिमांड जनरेट करने के लिए ये 94% लोग जो असंगठित क्षेत्र में इनके हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड जनरेट होगी, है ना। अगर आप सिर्फ अमीर के हाथ में देते रहेंगे, है ना, अपर मिडिल क्लास के हाथ में देते रहेंगे, वो डिमांड नहीं जनरेट करेंगे। तो सर ये तो इतनी छोटी सी बात है, मुझे समझ आ रही है, हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ रही हुई, ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि नहीं, सरकार तो उन्हीं के हाथ में है ना। सरकार को कौन चलाता है? नहीं, सरकार को कौन बनाता है ये सवाल होना चाहिए ना। पहले तो वोटर बनाते हैं, वो 94% लोग ही तो बना रहे हैं सरकार। नहीं बनाते ना, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जो भी पार्टी आती है वही ये करती है। कौन सी पार्टी है जो? कांग्रेस भी ऐसे ही करती थी। 1991 के बाद जो आर्थिक नीतियां आई उसने गैर बराबरी की, है ना, गैर बराबरी बढ़ाई, उन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाया, है ना। तो इसलिए जो भी सरकार होती है, देखिए पॉलिटिक्स क्या है, सत्ता, और सत्ता कौन लेना चाहता है? जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो सरकारें तो वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करती हैं ना। तो जब तक कि जनता बहुत जागरूक नहीं हो जाती तब तक सरकारें वही करती हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते हैं। वो आम आदमी के लिए नहीं करती हैं। नहीं तो गरीबी कब की खत्म हो गई होती है। अब आप देखिए 1950 में हमने सोचा था कि ट्रिकल डाउन होकर जो गरीबी खत्म हो जाएगी, है ना। ये एक थ्योरी थी कि पहले हम ऊपर के तबके को जो डेवलप्ड सेक्टर को डेवलप करेंगे और नीचे से वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। लेकिन क्योंकि आज रोजगार नहीं पैदा होता जो डेवलप्ड सेक्टर में, तो इसलिए वो वहीं का वहीं रह गया, ट्रिकल डाउन बहुत कम हुआ, है ना। तो इसलिए हमने तो नीतियां 1950 से अपनाई हैं कि ये जो एडवांस सेक्टर है इसको हम और एडवांस करते रहें। वजह क्या है कि जो हमारा एलीट सर्कल है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि हम यूरोप की लाइफ जिएं। अच्छा, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हम गांव वाले से लिंक करें। वो तो वहां से देख रहा है। मतलब अगर वहां पे कोई iPhone 17 आ गया तो हमारे यहाँ तुरंत आना चाहिए। वहां पे कोई जो एडवांस कार आ गई तो हमारे यहाँ तुरंत आ जानी चाहिए। उसको इससे मतलब नहीं कि वो जो है वो ज़्यादा 1-2% लोग ही खरीदेंगे। वो तो सिर्फ अपने लिए देख रहा है ना। तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ही हमारा अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास एक यूरोपियन लाइफस्टाइल लीड करना चाहता है। उसको ये मतलब नहीं है कि गरीब कहाँ पे है, वो सारे रिसोर्सेज अपने लिए चाहता है ना। तो इसलिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो तो यही देख रहे हैं कि भाई हमारा हित किस में है। और लोग भी तो सर यही कर रहे हैं। अभी जैसे iPhone 17 की लाइन लगी तो लोगों ने दिखाना तो शुरू किया। लोग मतलब 1% लोग हैं, आईफोन को कौन अफोर्ड कर सकता है? सिर्फ 1% लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, बट लाइनें इतनी लंबी लंबी, लाइनें तो 1% इकोनॉमी आप कह रहे हो खराब है, कहाँ की इकोनॉमी खराब है? तो मैंने कहा ना ऑर्गेनाइज सेक्टर तो अच्छा कर रहा है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके तो आपका कहना है 1-2% लोग हैं वो सुपर रिच हो गए या उनके पास सब कुछ है। मतलब कि आप ये समझिए कि 2% 1% रिच हो गए, उसमें 2-3% जो अपर मिडिल क्लास हो गए, फिर उसके बाद 5% मिडिल क्लास हो गए, 5% लोअर मिडिल क्लास हो गए, 10% हो गए। तो यही सब जो है 12-14%। पर अगर आप ये देखें क्योंकि हम 145 करोड़ हैं, तो अगर ये आप मान लें कि 1% रिच हैं, 2% अपर मिडिल क्लास हैं और फिर आपके 2-3% मिडिल क्लास हैं, तो 5-6% 145 करोड़ का मतलब हो गया कि आपके करीब 7-8 करोड़ लोग परचेजिंग पावर रखते हैं। तो वो तो जर्मनी के साइज का हो गया। तो एक गरीब 145 करोड़ के देश में एक जर्मनी बैठा हुआ है, जो उसी की चमक दमक दिख रही है ना। कि बड़ी कारें, बड़े टेलीविजन, ये कौन खरीद रहा है? कोई जो 10,000 रुपये कमाता है महीने का वो तो नहीं खरीद रहा ना। वो तो कोई इंडिगो में नहीं चल रहा ना, वो कोई एयर इंडिया में नहीं चल रहा, है ना। वो वेकेशन पे नहीं जा रहा थाईलैंड के लिए, है ना। वो तो बेचारा अपने गांव के बगल में नहीं जा पाता, है ना। तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हु आर द पीपल,
पीपल आर डाइवर्स, मतलब कि these 5-7% are not only people. हाँ, और हम उन्हीं की बात करते हैं, 93% उन्हीं का स्टॉक मार्केट में देखते हैं, उन्हीं का देख रहे हैं कि उनकी जो स्थिति क्या है, कि बड़े बड़े पैलेशियल घर बन रहे हैं, वेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है ना। एक वेडिंग में तो अभी सुनने में आ गया 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, जी, है ना। बिल्कुल, हाँ। मतलब इससे ज़्यादा हमारे देश में क्या गड़बड़ी हो सकती है कि लेकिन लोग जितना एक महीने में खर्च करते हैं, आप एक 5 स्टार होटल में चाय में खर्च कर देते हैं। लेकिन सर इसका समाधान क्या है? ये तो समस्याओं पे हम बात कर रहे हैं तब से। नहीं, तो समाधान तो तभी है जब हमारी पॉलिटिक्स आप तो डेमोक्रेटाइज कह रहे हैं दोनों पार्टियां उसी तरफ सोचती हैं। दोनों क्या, जितनी भी पार्टियां, रीजनल पार्टी भी हैं, जितनी भी हैं, सबका वही है वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि इलेक्शन में खूब खर्च होता है। वो काम करें या ना करें, वो इलेक्शन में खर्च करके जीत जाते हैं। तो जनता के पास विकल्प क्या है सर? जागरूकता। जब जनता जागरूक होगी तभी ये सब बदलेगा। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो ये कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए कॉन्शियसनेस जो है उसको बदलना सबसे बड़ा काम है। और कॉन्शियसनेस कैसे बदलती है? जब मूवमेंट्स खड़ी होती हैं। तो अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड का अगर आप 1810, 1820, 1830 को देखें तो वहाँ पे भी उसी तरह की स्थिति थी जैसी हमारे यहाँ। वहाँ पे भी 100 साल लगे मूवमेंट में, जब लोग कॉन्शियस हुए और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उन्होंने डिमांड की। तो उसी तरह अमेरिका में 1860, 70, 80 में गॉलब्रेथ कहते हैं कि ये तो फोर्ड, रॉकफेलर, कार्नेगी, मेलन, ये रॉबर बैरन्स थे। कंपनियां फ्लोट करते थे, पब्लिक का पैसा लेके डुबा देते थे। जो हमारे यहाँ भी ये बहुत सारे कंपनियां करते हैं, जो मतलब अपना पैसा निकाल के भाग जाते हैं। तो इनको रॉबर बैरन्स कहा गया। इनकी इतनी रेपुटेशन खराब हो गई तो इन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई अपनी इमेज को वाइटन करने की। तो वहाँ पे भी 60-70 साल लगे। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें भी 60-70 साल वेट करना है। अगर हमारे यहाँ 1% लोग भी कॉन्शियस हो जाते हैं और वो अपना जब बाहर निकल के कैंपेन वगैरह करते हैं तो बदलाव आने लगेगा। क्या कॉन्शियसनेस चाहिए उनमें? क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब ये अपना रिप्रेजेंटेशन सही हो, पॉलिटिकल पार्टी सही हो। आज पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेटाइजेशन ही नहीं है, इलेक्शन ही नहीं होते, जो ऊपर से डिसाइड हो जाता है वही हो जाता है। तो फिर जब वो सत्ता में आएंगे तो वो कहाँ से डेमोक्रेटिक वो करेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, विसल ब्लोअर बिल चाहिए, है ना। अब हमने आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया, विसल ब्लोअर बिल को डाइल्यूट कर दिया। कितने सारे विसल ब्लोअर तो जब मर जाते हैं उनको मार दिया जाता है, क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो कॉन्शियसनेस आएगी जब मूवमेंट्स खड़े होंगे। और हमारे यहाँ देश में हुए, जैसे जो जेपी मूवमेंट हुआ है ना, नवनिर्माण मूवमेंट 73 में हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ, उससे कॉन्शियसनेस बदली, लेकिन वो फिर वापस वैसे ही चला गया, क्योंकि जनता सरकार आई, उन्होंने भी सारी गड़बड़ियाँ की। फिर आप देखें बोफोर्स के टाइम पे एक मूवमेंट खड़ा हुआ जब वीपी सिंह वगैरह हुए, पर वो भी शॉर्ट लिव था, फिर ख़त्म हो गया। फिर हर्षद मेहता ने जब कोलैप्स किया स्टॉक मार्केट 92 में, फिर थोड़े मिडिल क्लास लोग जो एजिटेट हुए, वो ख़त्म हो गया। फिर ये अन्ना हजारे रामदेव का हुआ है ना 2010-12 के बीच में, वो भी ख़त्म हो गया। तो सस्टेन मूवमेंट चाहिए। ये सस्टेन मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने एक बड़ा मूवमेंट किया देश की आज़ादी का, नेशनल मूवमेंट जिसको है ना, तो वो सस्टेन मूवमेंट चाहिए आपको, है ना। वो हम पीरियोडिकली करते हैं, फिर वो दब जाता है, पीरियोडिकली करते हैं, फिर दब जाता है। तो जब सस्टेन मूवमेंट हो गया डेमोक्रेटाइजेशन के लिए और अपनी जो राइट्स के लिए, तो उससे फिर बदलाव आएगा समाज में। सर एक सवाल है, जो सरकार कह रही है कि 2047 भारत विकसित भारत का, तो आपको लग रहा है 2047 तक ऐसा कुछ हो पाएगा, भारत विकसित हो पाएगा? देखिए, मैं तो ये जैसे कह रहा हूँ ना कि असंगठित गिरावट पे है, संगठित बढ़ रहा है जी। तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7% नहीं है, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2.5%, 2% ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसका डेटा तो उसमें आता नहीं, और असंगठित क्षेत्र में हम दिखा रहे हैं कि 6.5% की ग्रोथ है, जबकि वहाँ पे कम से कम 5% की जो डिक्लाइन है। तो हम उसको असंगठित क्षेत्र के जो डेटा है उसको 11-12% ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम देखें तो 2016 से जब से नोटबंदी हुई, अब उसी नोटबंदी के ही डेटा को देख लीजिए, 5 महीने अर्थव्यवस्था ठप हो गई, है ना। आपने देखा कि जो लोग जो बाजार नहीं जा रहे, बाजार नहीं खुल रहे, प्रोडक्शन में गिरावट आ गई वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा ही नहीं था लोगों के पास। हाँ, तो फिर भी सरकार कहती है कि 8% की ग्रोथ हुई, जबकि मेरे अनुमान से -2% उस साल ग्रोथ हुई। अच्छा। क्योंकि 5 महीने तो गिरावट रही खूब, है ना। तो -2 को 8% दिखा दिया, क्योंकि आपका मेथड गलत है ना। कैलकुलेशन का मेथड ही बदल दिया। कैलकुलेशन का नहीं, मेथड तो वही था, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन बदल गई, एक अर्थव्यवस्था को शॉक लगा, तो वो मेथड ही गलत हो गया, है ना। फिर नोटबंदी ने धक्का दिया,
तो 2016-17 में वो हुआ, 2017-18 में ये हुआ, 2018-19 में NBFC का हुआ, 2020-21 में पैंडेमिक हो गया। तो इसलिए हमारा डेटा ही गलत है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा ग्रोथ 2-2.5% है, ना कि 6.5-7%। तो हमारा ग्रोथ रेट ओवर एस्टिमेटेड बाई 4% है ना। तो यानी कि 2016-17 से आज हम 48% हमने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है। तो आपके हिसाब से जो ये कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, 3 ट्रिलियन हो गया है, वो नहीं होगा इतनी जल्दी ना। अगर जब तक हमारा असंगठित क्षेत्र तेजी से नहीं बढ़ेगा तब तक हमें 7% ग्रोथ नहीं होगी, तो हमारी 2-2.5% ग्रोथ ही रहेगी। तो उसके हिसाब से तो हम होंगे नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 3.8 ट्रिलियन की नहीं है, वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो यानी कि हम इटली से थोड़ा आगे हैं, पर अभी जापान के बराबर नहीं पहुंचे। 7वें नंबर पे शायद, 7वें नंबर पे आपके साथ। हाँ, और अभी हम मतलब जापान से आगे नहीं, हालांकि सरकार कह रही कि हम जापान से आगे पहुंच गए, तीसरी हो गए, लेकिन वो अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी हम 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, ना कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर इसी रफ्तार से चले तो हम विकसित भारत नहीं बनेंगे 2047 तक। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें असंगठित क्षेत्र को, आंकड़ों से नहीं चलेगा ना, असंगठित क्षेत्र को आगे करना पड़ेगा। और होता क्या है कि हमारे सारा जो डेटा है वो सारा संगठित क्षेत्र पे है। लोग कहते हैं कि अगर हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कम है तो टैक्स कलेक्शन कैसे हो रहा है? तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से आता है? तो संगठित क्षेत्र से आता है, जीएसटी संगठित क्षेत्र से आता है, इनकम टैक्स संगठित क्षेत्र से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन संगठित क्षेत्र से आता है। तो वो बढ़ रहा है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, ये जीएसटी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि संगठित क्षेत्र ही बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें ये सब देखना चाहिए। और जो सेविंग है, सेविंग अच्छी है तो क्यों? क्योंकि अमीर के हाथ में पैसा है, वो सेव कर रहा है। जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो थोड़े सेव कर रहा है, उसके पास तो है ही ना, नहीं, उसके पास तो हैंड टू माउथ है, खाने पीने का नहीं है, वो तो ऋण में फंसा हुआ है। तो इसलिए ये सारा का सारा जो दिखाया जा रहा है डेटा में, वो संगठित क्षेत्र का डेटा है ना। तो उसके आधार पे तो पूरा देश नहीं चलता है ना, उसके आधार पे नहीं चलता है, और फिर हमारे आंकड़े फर्जी हो जाते हैं, और फर्जी आंकड़ों के आधार सर अभी एक जो एआई का भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, आपने बड़ी बात बोली कि एआई से तो और नुकसान होने वाला है। बहुत ज़्यादा है। कैसे? मतलब क्योंकि एआई तो देखिए, अभी तक टेक्निकल चेंज होता था तो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस करता था। यानी कि आपको जो है बुवाई करनी है तो हल बैल से करते थे, अब ट्रैक्टर से करते हैं। तो बंदा ही है। जो 3 एकड़ आप 3 दिन में 1 एकड़ करते थे, आप 3 घंटे में 1 एकड़ कर लेते हैं। लेकिन फिर आपको कटाई करनी है तो आप हार्वेस्टर कंबाइन से करते हैं, हाथ से नहीं करते, है ना। तो कृषि में भी आपका रोजगार पैदा नहीं हो रहा ऑटोमेशन से, है ना। और अब एआई क्या कर रहा है? एआई कर रहा है कि मेंटल लेबर को डिस्प्लेस कर रहा है। जो अभी तक टेक्नोलॉजी होती थी वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करती थी, और तो अब टीचर का काम, आर्टिस्ट का काम, म्यूजिशियन का काम, डॉक्टर का काम, लॉयर्स का काम, आर्किटेक्ट का काम, इनको डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा फिर। तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ जो मतलब जो आपका लो स्किल्ड है ना, लो स्किल्ड वाले का ही नहीं, जो स्किल्ड है उसका भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि अब जैसे लॉयर को इतने अपने वो साथी नहीं रखने पड़ेंगे, उसका ड्राफ्ट रहता है, बेसिक ड्राफ्ट तैयार कर देगा एआई, उसमें आपको सिर्फ डेटा थोड़ा फीड करना है, तो जितने आप हैं वो तो कम हो जाएंगे। उसी तरह डॉक्टर्स वगैरह के, अब जैसे कि सुना कि जैसे आपका जो एक्सरे है उसको कैसे अच्छे से पढ़े तो एआई कर देगा, है ना। तो उसके लिए फिर आपको टेक्नीशियंस की जो कम जरूरत पड़ेगी, है ना। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक ऐप डिज़ाइन किया कि आपके जो स्किन पे अगर कोई फुंसी है उसकी आप पिक्चर उनके पास भेज दीजिए तो एआई बता देगा ये फुंसी क्या है, उस पर क्या दवा चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग की भी शायद जरूरत ना पड़े। हाँ, एक वही मैं आ रहा था कि एक हमारे जो वो हैं रिलेटिव, उन्होंने एक एआई डिवाइस किया, माथे की पिक्चर लेते हैं, कुछ 2-3 पैरामीटर्स फिट कर देते हैं, वो आपका शुगर और बीपी और ये सब बता देता है ना। तो ये मतलब बहुत बड़े लेवल पे। तो क्या अगले 5 साल 10 साल? अब एलोन मस्क ने कहा तो 1 साल में हो जाएगा। ये 1 साल तो खैर तो 1 साल ज्यादा है, पर मतलब जैसे कि बिल गेट्स ने कहा 2-3 साल लगेंगे, पर जिस रफ्तार से जा रहा है, और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई अगले 2 साल में, तो ये तो आप समझिए कि महीनों की बात है कि ये सब बदल जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग इतने तेजी से सब बदलाव लाएगा एआई में कि वो फिर मतलब, तो इसलिए बड़ी अनिश्चितता के काल से हम गुजर रहे हैं, और इससे कैपिटलिज्म का बड़ा क्राइसिस होगा और अराजकता हो सकती है, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो अराजकता हो जाएगी। नहीं, बट लोगों को पैसा दिया जाएगा। एलन मस्क ने ऐसा ही बोला ना कि पैसा दे देंगे लोगों को। कहने के लिए कह रहे हैं कि दे देंगे, पर देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। वो तो कहेंगे हमारा प्रॉफिट बन रहा है। अगर वो उनको ये करना होता तो वो वर्क आवर्स कम कर देते, 40 घंटे की जगह 35 घंटे कर देते, 30 घंटे। यहाँ तो नारायण मूर्ति कह रहे हैं 70 घंटे कर दो, है ना।
तो उल्टा बोल रहे हैं वो तो जो कैपिटलिस्ट है वो तो अपना प्रॉफिट नहीं, वो कहेगा भाई ये तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा है, मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, मैं प्रॉफिट और कमाऊंगा। तो ये कैपिटलिज्म का बड़ा जबरदस्त क्राइसिस। तो क्या क्रांति ये कैपिटलिस्ट के खिलाफ ही होगी अब आपको लग रहा है? क्रांति तो बाद की बात है, देखिए उसमें नहीं, लेकिन अवेयरनेस होगी जनता को तो अवेयरनेस है ही नहीं। आज जनता को कहाँ पता कि एआई क्या करेगा? जनता तो उसको एआई का ही नहीं पता, आम जनता को। ग्रामीण एरिया में तो नहीं मालूम है उनको। नहीं, ग्रामीण क्या, आप किसी भी गरीब परिवार में जाएं तो उनको क्या आइडिया कि एआई क्या है ना? तो इसलिए आज तो जागरूकता ही नहीं है ना। क्रांति वगैरह के लिए तो आपको जागरूकता चाहिए, तो क्रांति के तो बात दूर दूर है। मैं तो कह रहा हूँ एनार्की फैलेगी। पहले कॉन्शियस करना पड़ेगा जनता को। हाँ, नहीं वो तो कौन करेगा, है ना? क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं, है ना? ये अनार्की की तरफ मतलब कि लोगों के पैसा नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, मतलब तरह तरह की परेशानियां होंगी। तो इसलिए हमको आज से इसके बारे में सोचना है, हमारी सरकार को और दुनिया की सरकारें। लेकिन हरीरी ने सही बोला कि ट्रस्ट नहीं है आज समाज में, और ट्रस्ट बहुत टाइम लेता है बिल्ड करने में। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं रोकेगा क्योंकि चीन नहीं रोकेगा, चीन नहीं रोकेगा कि अमेरिका नहीं रोकेगा। जो आगे निकल जाएगा वो सारी दुनिया पे डोमिनेट करेगा। जैसे कि कोई इसको नहीं रोकेगा। मेटा नहीं रोकेगा कि गूगल आगे निकल जाएगा, गूगल नहीं रोकेगा कि जब माइक्रोसॉफ्ट आगे निकल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं रोकेगा कि IBM आगे निकल जाएगा। तो कोई रोकेगा नहीं। और इलॉन मस्क ने अभी पिछले साल एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर कोलोसस करके सेटअप किया। उसमें 1 लाख NVIDIA M100 चिप्स हैं, और 2025 में 1 लाख और ऐड कर रहा है। ज्यादातर लोग जो काम करते हैं वो 1-2 चिप से काम करते हैं, वो 2 लाख चिप्स से। तो बड़ी तेजी से AI का डेवलपमेंट हो रहा है ना? इतनी स्पीड से हो रहा है। तो उसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम भी है। इसी ने छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो डेटा सेंटर इतना सारा जो एनर्जी चाहते हैं, तो छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर, हम भी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं अपने बजट वगैरह में। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, मतलब मल्टीपल लेवल पे शायद प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा, क्योंकि हम तैयार नहीं है उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, है ना? हमारी वो कॉन्शियसनेस नहीं है। और जैसे हरीरी ने कहा, ट्रस्ट नहीं है। और ये AI समझिए सुपर कॉन्शियस अगर हो गया तो ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा, इंसान पे भी कंट्रोल कर लेगा। हाँ, इंसान पे ही कंट्रोल हो जाएगा फिर तो। नहीं, वो तो खत्म कर देगा, वो ह्यूमन बीइंग की जरूरत ही नहीं रहेगी उसको। क्योंकि वो कहेगा ये तो घूमते फिरते हैं, ये तो नींद आती है इनको, सो जाते हैं, ये तो 24 घंटे काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भूलता नहीं है, हम लोग तो भूल जाते हैं। AI तो सब कुछ याद रखेगा। AI तो क्योंकि एक बार वो कंप्यूटर में आ गया तो भूलेगा नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए हरीरी ने सही कहा कि ट्रस्ट हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी जितनी तेजी से AI चल रहा है। तो हिंटन साहब जो समझे जाते हैं कि फादर ऑफ AI, है ना, जिन्होंने AI को जन्म दिया एक तरह से, हिंटन ने उन्होंने गूगल से रिजाइन किया 30 साल पहले, और कैंपेन कर रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट रोक दो क्योंकि हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि एक वो AI को कहा कि ये काम करने के लिए, उसने काम कर दिया तो उसको बोला कि स्विच ऑफ कर दो, तो AI बोलता मैं क्यों स्विच ऑफ करूं? हाँ, अभी इंस्टा पे चल रहा है काफी वो। हाँ, और फिर उसने फट से अपनी कॉपी किसी दूसरे कंप्यूटर पे डाल दी, जिससे कि अगर आप ये कंप्यूटर आपने बंद भी कर दिया तो वहां पे वो एक्टिव रहेगा, तो कॉन्शियस है, मतलब है ना। हरीरी एग्जांपल देते हैं कि कैसे AI झूठ बोल देता है अपने काम करने के लिए। तो ये कॉन्शियसनेस जो आ रही है, और AI के पास सारे हथियार हैं। आज इजराइल की बॉम्बिंग AI से हो रही है, यूक्रेन में बॉम्बिंग AI से हो रही है ना। फेक न्यूज़ AI जनरेट करता है। किसी 2 तबकों को लड़ाना है तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है कि कैसे इनके आपस में लड़वा दो। वो जो आदमी लोनली है उससे कैसे बिहेव करना है, वो सुसाइड भी करवा सकता है ना। टेम्पटिंग कर सकता है उसको कि भाई आपको सुसाइड करना क्यों जरूरी है। नहीं, वो तो मतलब कुछ केसेस में हुआ ना कि वो AI से दोस्ती हो गई और फिर वो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये जो AI है वो कहाँ हमें ले जा रहा है समाज को, इसकी समझ नहीं है। सर, आखिरी सवाल है, सवाल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि जनता को, देश के नागरिकों को, व्यापारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे जो चुनौती आ रही है उनका मुकाबला कैसे करें और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? आप जो भी संदेश देना चाहें जनता को आप दे सकते हैं। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी का और शिक्षा का अभाव। उसी की वजह से हम पिछड़ गए हैं, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, और इसीलिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एकदम खत्म हो गई है। हम चीन, रूस और अमेरिका के बीच में फंसे हुए हैं। चीन जो हमारा एक तरह से हम दुश्मन देश मानते हैं, उससे $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम $100 बिलियन की उनको मदद कर रहे हैं।
उनसे हम हाई टेक आइटम भी लेते हैं, लो टेक आइटम भी लेते हैं। हमारा पतंग का मांझा और गणेश की मूर्ति और दिवाली की लाइट भी वहाँ से आती है, और API, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स ये भी वहाँ से आते हैं। और हमारी फैक्ट्रियाँ भी वही सेटअप कर रहे हैं जो हमारे इंजीनियर चला नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ वो है, दूसरा हम अमेरिका से भी जो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं वो हमें दबा रहा है, उसने हमारे पर टैरिफ लगा दिया है। तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इसलिए खत्म हुई क्योंकि हमारा शिक्षा का अभाव है और हमारे R&D पे खर्च कम है। तो R&D पे हम 0.6% GDP का खर्च करते हैं, जबकि चीन 3% करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है। तो इसका मतलब वो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं, और इसीलिए वो दुनिया के आज मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए हैं और हम पिछड़ गए हैं। हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो जब तक हम वो टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम दुनिया के लेवल पे पिछड़ जाएंगे। तो वैश्वीकरण के समय हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो हम नहीं दे रहे हैं। हमको R&D पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर वो R&D पे खर्च नहीं करती है ना। पब्लिक सेक्टर को हमने रोक रखा है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं। तो सरकार को नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी और जनता को डिमांड करनी पड़ेगी कि सबको बराबर शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा R&D का डेवलपमेंट। पर जब जनता कब उसको जब डिमांड करेगी, जब वो जागरूक होगी। अभी तो हताश और निराश है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको तो परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने तो आपको कोटा भेजा, हमने तो मुखर्जी नगर भेजा, और आप तो निकम्मे हो, आपको काम नहीं मिल रहा। तो वैसे ही हताश है, परिवार वो कहता है, तो और ज़्यादा हताशा निराशा हो जाती है। तो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में फंस रहे हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़। तो उससे फिर वायलेंस आ जाती है फैमिली में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो घर में छीना झपटी होती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बहुत बड़े लेवल पे हमें रोज़गार पैदा करना है, बहुत बड़े लेवल पे शिक्षा पे ध्यान देना है, R&D पे ध्यान देना है। उसके लिए जनता को डिमांड करना पड़ेगा, और जनता तभी डिमांड करेगी जब वो जागरूक होगी। तो जब जनता जागरूक होगी तो हमारे देश में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। नमस्ते।